हेलो। आवाज आ रही है क्या? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर हमने हेस लॉ वाला पार्ट कराया था ना, उसके आगे हम अभी कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम जो फर्स्ट टॉपिक अभी जो लेंगे वो है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, तो हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है वो स्टार्ट करेंगे अभी। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है वो क्या होता है, नाम से ही पता चला। कंबशन, कंबशन मतलब, कंबशन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होती है किसी सब्सटेंस की, तो एनर्जी वगैरह रिलीज होता है। कंबशन मतलब जलना बेसिकली, है ना। तो ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में जलना। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है कि वन मोल का जब कंबशन होगा, वन मोल का जब कंबशन होगा तो जो एंथैल्पी चेंज है वो है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज बर्न इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन।
is called enthalpy of combustion. तो कंबशन में क्या होता है, हमेशा जो हीट है वो रिलीज होती है। तो इन कंबशन रिएक्शन heat is released, therefore sign of enthalpy of combustion is negative always। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन का जो साइन है वो हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव होता है। क्यों होता है नेगेटिव? क्योंकि कंबशन में हमेशा क्या होता है, हीट रिलीज होता है। वरुण, एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है वो एक कंपाउंड के रेस्पेक्ट में होता है। मतलब इसका एग्जांपल भी हम ले लेंगे, बट होता वो पूरी रिएक्शन का ही है। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है ना वो, ठीक है, तो होता है एक रिएक्शन का ही है। नहीं यार, कंबशन में तो हीट रिलीज होता है भाई। सिद्धार्थ, कंबशन में हीट रिलीज होता है, देनी थोड़ी पड़ती है। अरे कंबशन रिएक्शन जब जलता है ना, तो जलती है तो हीट तो निकली ना। जलने में हीट निकली कि देनी पड़ी? कोई भी चीज जल रही तो हीट तो निकल रही है ना। ठीक है। नाउ अब देखो, जैसे CH4 प्लस O2 गैस gives CO2 गैस प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है, दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4। ठीक है। सिमिलरली कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है, दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड। सिमिलरली H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है, दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ
हाइड्रोजन। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि यार एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब जब ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं और कंबशन हो रहा है, याद रखना कार्बन की वजह से CO2 बनता है कंबशन में, और हाइड्रोजन की वजह से H2O। जब भी कंबशन होता है कार्बन की वजह से क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और हाइड्रोजन की वजह से क्या बनेगा, H2O बनेगा। हाँ, सेकेंड रिएक्शन में कार्बन सॉलिड है, ब्रैकेट में सॉलिड जो है वो कार्बन, कार्बन सॉलिड। क्या मतलब सर, अबे यार जब किसी कंपाउंड में अगर कार्बन है तो CO2 बनाएगा, कार्बन की वजह से CO2, जैसे CH4 में कार्बन है तो CO2 बनाया, और हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन की वजह से H2O बना, इसलिए CO2 और H2O दोनों बने। समझाया? देखो, जब भी कंबसन हो रहा है वरुण, तो जो उस रिएक्शन का एंथैल्पी है, कंबसन वाले रिएक्शन का जो एंथैल्पी है उसको एंथैल्पी ऑफ कंबसन बोलेंगे। ओके, यस ऑब्वियसली सिद्धार्थ, थर्ड वाला जो रिएक्शन है दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, एंड सेकंड वाला जो रिएक्शन दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 आल्सो। थर्ड वाले रिएक्शन में क्या 1 मोल ऑफ H2O फॉर्म हो रहा है, तो दिस इज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O भी बोल सकते हैं। एंड सेकंड वाले रिएक्शन में 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म हो रहा है कार्बन एंड ऑक्सीजन से, तो उसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, सॉरी CO2 भी बोल सकते हैं। ऑब्वियसली सेम ही चीज है तो इक्वली होगा ना यार। हो क्या रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O की अगर मैं बात करूंगा तो 1 मोल ऑफ H2O बनना चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो यही रिएक्शन आएगी। और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो भी यही रिएक्शन आएगी। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। दोनों केसेस में सेम ही रिएक्शन है ना वो। ठीक है, बट हम यहाँ पर कंबशन की मेनली बात कर रहे हैं। हो गया सबका? नहीं यार वरुण, पहली रिएक्शन इज नॉट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O एंड CO2, एंड उसमें हमारे पास एक, ये जो रिएक्शन है इसमें 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म हो रहा है जस्ट, एंड इस रिएक्शन में 1 मोल ऑफ H2O फॉर्म हो रहा है जस्ट। ये वाली जो रिएक्शन है इसमें जस्ट कंबशन हो रहा है, इसमें कुछ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। डेफिनेशन याद नहीं है, क्या भूल गए क्या? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से।
नहीं, आपने जो बाद में बोला कुछ समझ नहीं आया। अरे यार, निर्वेद वरुण बोल रहा है कि सर फर्स्ट वाली रिएक्शन जो है, इसका डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस H2O होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म हो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, जो कि इधर हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन वो चीज नहीं हो रही। तो अब आगे चलते हैं। तो अब देखो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो है, चलो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, देन आगे प्रोसीड करते हैं। लिख लिया ना सबने ये? ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 60 एंड 65, 60 एंड 65। रोहन, फर्स्ट रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्यों नहीं बोल सकते? उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन पढ़ो, समझ में आ जाएगा रोहन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बन रहा है वहां पर। और ऐसे दो दो चीज नहीं बननी चाहिए, एक ही चीज बनना चाहिए। तुम CO2 भी बना रहे हो उसी रिएक्शन में और H2O भी बना रहे हो, ऐसे नहीं होता है। एक ही चीज बननी चाहिए और वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बननी चाहिए, जो कि इधर इन दोनों रिएक्शन में ही हो रहा है।
आई आंसर? कराएं क्या? तो देखो, क्वेश्चन नंबर 60, when a certain amount of ethylene was combusted, so इथाइलिन का कंबशन हुआ है ना, हमें नहीं पता कितना अमाउंट है इथाइलिन का। तो इथाइलिन का फॉर्मूला क्या है? C2H4। ठीक है, तो C2H4 का कितना अमाउंट का कंबशन हुआ हमें नहीं पता है। तो C2H4 का कंबशन हुआ प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। तो 2 कार्बन एंड ये 4 हाइड्रोजन है, तो इधर ये आ गया 2 प्लस ये 4 प्लस 2 6। ठीक है, सो दिस इज बैलेंस रिएक्शन। तो अगर 1 मोल इथाइलिन का कंबशन होता तो 3 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन कितने हैं वो कैसे पता चलेगा? तो देखो उन्होंने क्या बोला है कि इथाइलिन का हीट ऑफ कंबशन मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबशन ही है। जैसा हमने बताया था कि मैक्सिमम रिएक्शंस जो हैं कांस्टेंट किस पर होती हैं? कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। दैट्स व्हाई हम हीट को ही क्या लेंगे? एंथैल्पी। ओके, तो हीट ऑफ कंबशन मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो वो कितना दिया है? 1411 किलो जूल दिया है। ओके, तो अगर इसका 1 मोल का कंबशन होता तो हीट रिलीज होता 1411। अगर 1 मोल का कंबशन होता ना तो हीट रिलीज कितना होता? 1411। ओके, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है, मतलब डेल्टा एच कंबशन इज 1411 किलो जूल पर मोल, ऑब्वियसली पर मोल किसका? इथाइलिन का। तो 1411 किलो जूल इज रिलीज फॉर 1 मोल। ठीक है, इतना हीट रिलीज होगा फॉर 1 मोल, लेकिन कितना रिलीज हुआ है भाई? 6226 रिलीज हुआ है। तो 6226 किलो जूल हीट रिलीज हुआ है, तो कितना मोल होगा भाई? तो 1 डिवाइड बाय 1411 इंटू 6226। क्या किया हमने? यूनिटरी मेथड लगा दिया। ठीक है,
तो इतना क्लोजूल रिलीज होता तो 1 मोल, लेकिन रिलीज कितना हुआ है, 6226 रिलीज हुआ है ना, तो इतना मोल हमारे पास क्या लिया हमने, इथाइलिन लिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन पता चल गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा फिर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 आया 6226 डिवाइड बाय 1411, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, देखो 1:3 का रेशियो है ना, 1 मोल के लिए 3 मोल्स रिक्वायर्ड है। C2H4 का 1 मोल जो है वो O2 के कितने मोल से रिएक्ट करता है, 3 मोल से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 पता है, तो O2 के मोल्स क्या हो जाएंगे, ये O2 के मोल्स हो गए। ठीक है, तो O2 के मोल्स मिल गए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए O2 का वॉल्यूम। थ्री थोड़ी आएगा ये, 6226 बाय 1, अच्छा सॉरी, हाँ 3, हाँ उधर 3 आएगा, सही बोल रहे, उधर 3 आएगा। हाँ, तो ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। नाउ O2 के मोल्स आ गए, तो अभी वॉल्यूम तो आ ही जाएगा ना। वॉल्यूम के लिए क्या करें, एनटीपी पे वॉल्यूम के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 22.4। ओके, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इंटू 22.4। ठीक है, नीचे लिख देते इसको थोड़ा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इंटू 22.4 कितना आएगा ये, तो 6226 इंटू 3 इंटू 22.4 डिवाइड बाय 1411। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा लीटर। क्लियर है सभी को। क्लियर है सबको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, जो भी आ रहा है आंसर देख लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, when 12 gram of carbon reacted with oxygen to form CO and CO2 at 25 degree Celsius and at constant pressure, 75 kilocalorie of heat was liberated and no carbon remained. The mass of oxygen needed for it. तो देखो हमारे पास 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन मतलब कितना हुआ,
1 मोल होगा। ठीक है, सो टोटल हमारे पास जो कार्बन है उसका 1 मोल है। अब देखो 1 मोल कार्बन जो है, अब उसका रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन से, तो देखो हमारे पास CO और CO2 दोनों बन रहा है। तो एक रिएक्शन से मैं बोल रहा हूँ CO2 बना और दूसरी रिएक्शन से CO बना, लेकिन कार्बन का टोटल मोल जो है वो कितना है यार? कार्बन का टोटल मोल जो है वो तो एक ही है ना। तो मान लो अब एक मोल में से कुछ मोल फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्ट कर गया, कुछ सेकंड में कर गया। मान लो एक्स मोल जो है फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्ट किया, तो सेकंड में कितना करेगा बचा हुआ, मतलब 1 माइनस एक्स मोल। अब देखो एक्स मोल कार्बन से मतलब एक्स मोल कार्बन के लिए ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा फर्स्ट रिएक्शन में, एक्स मोल, एंड CO2 कितना बनेगा, एक्स मोल। इसके अलावा सेकंड रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो 1 मोल कार्बन के लिए हाफ मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, तो 1 माइनस एक्स के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 1 माइनस एक्स बाई 2 मोल, एंड CO2 कितना बनेगा, CO2 बनेगा 1 माइनस एक्स मोल, 1:1 रेशियो। ठीक है, अच्छा दिया क्या और क्या दिया क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में हमसे दिया है कि यार एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया है, एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO दिया है, और टोटल हीट दिया है कि टोटल कितना हीट लिबरेट हुआ। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 मतलब क्या है? अगर इसका 1 मोल बनता, तो 1 मोल बनने में जितना हीट रिलीज होता वो क्या होता, या जितना भी हीट होता वो क्या होता, एंथैल्पी चेंज होता, तो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन इसका देखो 1 मोल नहीं बना है, कितना मोल बना है, एक्स मोल। सिमिलरली यहाँ पर CO का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब होता है, जब 1 मोल बनता। तो 1 मोल बनता तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन आता, लेकिन कितना बना उसका 1 माइनस एक्स बना है। तो फर्स्ट रिएक्शन में कितना हीट रिलीज होगा यार? फर्स्ट रिएक्शन में एक्चुअल में कितना हीट है? अगर 1 मोल होता तो कितना होता, माइनस 94.05 होता अगर 1 मोल होता तो, लेकिन इतना नहीं है, कितना एक्स मोल है। तो फर्स्ट रिएक्शन में 94.05 इंटू एक्स, ये आ जाएगा हीट रिलीज। एंड इसी टाइप से सेकंड रिएक्शन में अगर 1 मोल बन रहा होता तो कितना हीट रिलीज होता, 26.41। सेकंड रिएक्शन में कितना होता, 26.41 होता, लेकिन अभी कितना होगा, तो 26.41 का 1 माइनस एक्स टाइम। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन एंड सेकंड रिएक्शन में जो हीट है वो हो गया। तो टोटल हीट कितना लिबरेट हुआ, टोटल हीट लिबरेट हुआ है यार 75 किलो कैलोरी। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 75 किलो कैलोरी के इक्वल आना चाहिए। हीट लिबरेट हुआ तो नेगेटिव साइन डालेंगे उसमें भी, तो माइनस 94.05 एक्स, ये फर्स्ट रिएक्शन का हीट प्लस सेकंड रिएक्शन का हीट। ऑलरेडी चलो माइनस साइन डाल ही देते हैं पहले से, ये दोनों का हीट ऐड कर दिया। इट शुड बी इक्वल टू कितना हीट रिलीज हुआ है, 75 लिबरेट हुआ है या रिलीज हुआ है, तो इट इज इक्वल टू माइनस 75। तो यहां से देखो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो 94.05 एक्स प्लस 26.41 एंड माइनस 26.41 एक्स इज इक्वल टू 75। तो इसको सॉल्व करने पर देखो एक्स आएगा हमारे पास, जानवी एक्स को मल्टीप्लाई क्यों किया, एक्स को इसलिए मल्टीप्लाई किया कि 1 मोल फॉर्म नहीं हुआ है। 1 मोल फॉर्म होता तो हीट रिलीज होता 94.05। ओके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब 1 मोल फॉर्म होने के लिए कितना हीट है। तो 1 मोल फॉर्म होता तो कितना रिलीज होता, 94.05। तो अभी कितना रिलीज होगा, अभी एक्स मोल फॉर्म हुआ है, तो एक्स मोल के लिए देख लो कितना होगा, 1 मोल के लिए 94.05, तो एक्स के लिए कितना होगा, इंटू एक्स। तो अब देखो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, क्या आएगी देखते हैं एक बार।
तो एक्स की वैल्यू आ रही है 0.718। ओके ठीक है, यहाँ पर जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 0.718, ये एक्स की वैल्यू आई। तो एक्स की वैल्यू आ गई ना, हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो हमें निकालना है द मास ऑफ ऑक्सीजन नीडेड। ऑक्सीजन का कितना मास चाहिए होगा, तो देखो ऑक्सीजन का फर्स्ट रिएक्शन में x मोल चाहिए, सेकंड रिएक्शन में 1 माइनस x/2 मोल चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स पता है, क्योंकि x पता है, x पता चल गया तो नंबर ऑफ मोल्स कितने चाहिए वो भी पता चल जाएगा, एंड मास आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का मास क्या होगा, तो पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने ऑक्सीजन के। तो मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड, तो मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितने आएंगे भाई, फर्स्ट रिएक्शन में x मोल और सेकंड रिएक्शन में 1 माइनस x/2, तो कितना आ गया ये, दिस इज 1 प्लस x/2। तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, तो मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मोलार मास से। तो O2 का मोलार मास कितना होता है 32। तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आई थी 0.718 आई थी ना सर, यस 0.718 डिवाइड बाई 2 इंटू 32। तो देख लो कितना आएगा ये, तो ये आ रहा है 27.49 आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। हाँ निर्वेद, हो गया सबका। ना आगे चलते हैं। तो अब देखो, जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन जो है, ये निकाला जाता है यूजिंग बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो हीट ऑफ कंबशन is determined using bomb calorimeter, which works at constant volume, that is, तो देखो जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम होता है तो हीट किसके इक्वल आता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू के इक्वल होता है। तो वहां पर जो हीट होगा वो डेल्टा यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू।
इसके केस में बॉम्ब कैलोरीमीटर में। एंड फिर डेल्टा यू मिल जाएगा, तो डेल्टा एच कैसे मिलेगा? तो डेल्टा एच कैसे मिलेगा? डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या रिलेशन होता है रिएक्शन के लिए? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर के थ्रू हम क्या निकालेंगे? डेल्टा यू निकालेंगे। ओके, पहले हमें डेल्टा यू मिलेगा, देन डेल्टा यू मिल जाएगा, तो उसको यूज करके हम डेल्टा एच निकाल सकते। मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री में भी हमने बताया है। फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री में हमने बताया था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होता है उसको डेल्टा यू बोलते हैं, और कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होता है उसको डेल्टा एच। लेकिन मैक्सिमम रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही होती है, दैट्स व्हाई हीट मतलब डेल्टा एच हो गया मैक्सिमम टाइम्स। बट बॉम्ब कैलोरीमीटर वाला एक ऐसा केस है जहां पर हीट मतलब डेल्टा यू, ना कि डेल्टा एच। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्यों, क्या मतलब हीट रिलीज कैसे पता चलता है, लिख लिया सभी ने? ठीक है, तो देखो बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है, इन बॉम्ब कैलोरीमीटर a substance is burned due to this temperature of bomb calorimeter rises। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा, तो देखो मैं बोलता हूं कि डेल्टा टी से ऑब्वियसली टेम्परेचर अगर बढ़ा तो हीट रिलीज कितना होगा, कितना हीट रिलीज किया? तो हीट रिलीज बाय रिएक्शन या बाय बर्निंग कितना होगा? अगर हमें पता है कि डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा? तो यहां पर ये आएगा हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी जो है, इसके थ्रू तुम क्या निकालोगे? पहले तुम निकालोगे कि कितना हीट रिलीज हुआ। ओके, इसके थ्रू क्या निकालोगे कि कितना हीट रिलीज हुआ। कैसे आया फॉर्मूला सिद्धार्थ? वही यही तो होता है ना यार, एम एस डेल्टा टी वगैरह नहीं होता था क्या? या एम सी डेल्टा टी होता था ना, हीट रिलीज।
हीट क्या होता था, यही होता था ना यार, याद है कि नहीं है? तो वहां पर मोलार हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते थे, यहाँ पर हीट कैपेसिटी की बात करेंगे। ठीक है, दिस हीट कैपेसिटी इंक्लूड नंबर ऑफ मोल्स एंड मोल, मतलब यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है वो हीट कैपेसिटी है। ठीक है, हीट कैपेसिटी मतलब क्या हो गया, हीट कैपेसिटी जो है उसमें दोनों चीजें, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार हीट कैपेसिटी, या फिर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सी एंड एस डिफरेंट है, सी जो है इट इज मोलार हीट कैपेसिटी, सी जो है इट इज मोलार हीट कैपेसिटी, और एस जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यूनिट का डिफरेंस है वैसे, ये होता है पर मोल। याद है मोलार हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या था, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, ये होता था मोलार हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, बस इस चीज का डिफरेंस है, एक 1 मोल सब्सटेंस के लिए है, एक 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी का हो जाएगा एन इंटू सी या एम इंटू एस है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हीट क्या होता था, एम एस एन सी डेल्टा टी होता था ना। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या होगा, हीट कैपेसिटी दिया होगा और डेल्टा टी भी पता होगा, तो दोनों पता है, तो दोनों को यूज करके क्या मिल जाएगा, हीट रिलीज मिल जाएगा कि कितना हीट रिलीज हुआ। अब हीट रिलीज पता चल गया, देन बाकी पार्ट तुम कर लो। ओके, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर इज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर, अगर तुम टाइम टू टाइम इसका होमवर्क नहीं करोगे एंड नोट्स रिवाइज नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 48,
फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 48। अभी हैं 6-7 लेक्चर और लगेंगे अभी। इलेवेंथ ही चल रहा है रोहन, 12th तभी कहाँ चालू होगा? 12th अभी तो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट पूरा बचा है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, वो भी 11th में आता है। हाँ 11th जल्दी खत्म हो जाता, लेकिन इस बार क्या ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी तक आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म हो जाता था जनरली, ये चल रहा होता था। हाँ निर्वेद आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर ही है, कंप्लीट करो क्वेश्चन फटाफट। कौन सारे चैप्टर रिलेटेड है 11th 12th के, सभी पे ध्यान दो। क्वेश्चन में जो थर्मल कैपेसिटी दिया दैट इज नथिंग बट हीट कैपेसिटी, ठीक है? जो थर्मल कैपेसिटी लिख रहा है उसका मतलब हीट कैपेसिटी है। यस रेवती, वो थर्मल कैपेसिटी जो है उसका मतलब हीट कैपेसिटी ही है, नॉट मोलार, नॉट मोलार और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं देवती, तुम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो लगता है। यस आचल वही बनेंगे। बेंजोइक एसिड जो है, रिएक्शन एक बार लिख देता हूँ फिर भी, काफी को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। बेंजोइक एसिड मतलब C6H5COOH, ऑब्वियसली एसिड है, लिक्विड होता है। इसका कंबसन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन की वजह से CO2 बना, हाइड्रोजन की वजह से H2O बना। तो ये रिएक्शन है। बैलेंस अगर हम करेंगे तो कार्बन हो गए 7, हाइड्रोजन हो गए 6, तो कितने ऑक्सीजन आ गए राइट हैंड साइड? 17 में से 2 ऑलरेडी हैं तो बच्चे 15। तो ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन। तो करो सॉल्व।
आया किसी का आंसर? हाँ तो चलो करा देते हैं। तो देखो सबसे पहले तो क्या है, हमें यहाँ पर 1 मोल नहीं दिया क्वेश्चन में कि 1 मोल का कंबशन नहीं हुआ है। कितने का कंबशन हुआ है? 0.5 ग्राम का हुआ है, ठीक है। तो 0.5 ग्राम का कंबशन जब हुआ है तो 15 डिग्री पर था वो, ठीक है, 15 डिग्री पर था। तो 15 डिग्री पर था तो कितना बढ़ गया टेम्परेचर? 0.55 डिग्री बढ़ गया, ओके। अच्छा, थर्मल कैपेसिटी क्या है? सो थर्मल कैपेसिटी मतलब हीट कैपेसिटी, तो वो हमें दी हुई है, क्या है? 23.85 किलो जूल। थोड़ा सा यूनिट में प्रॉब्लम है, इट शुड बी 23.85 किलो जूल पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इट शुड बी पर केल्विन। हाँ, तो हीट रिलीज क्या होगा? जैसे मैंने बताया, थर्मल कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? डेल्टा टी से। तो व्हाट इज डेल्टा टी? कितना दिया डेल्टा टी? 0.55। तो 23.85 इंटू 0.55, इतना किलोजूल हीट रिलीज हुआ है। लेकिन देखो, इतना किलोजूल हीट रिलीज कब हुआ? जब 0.5 केजी, सॉरी 0.5 ग्राम जो है वो हमने लिया। नाउ व्हाट इज मोलार मास? इसका मोलार मास क्या है? 122 है, ओके। सो हीट रिलीज बाय 0.5 ग्राम कितना है? 23.85 इंटू 0.55। बट हमें चाहिए हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन मतलब 1 मोल का कंबशन होना चाहिए या 1 मोल का बर्निंग होना चाहिए। तो 1 मोल का बर्निंग मतलब कितने ग्राम का बर्निंग भाई? तो हीट रिलीज बाय 122 ग्राम कितना होगा? 23.85 इंटू 0.55 डिवाइड बाय, क्या करेंगे? 0.5 एंड मल्टीप्लाई बाय 122। सो इतना किलोजूल जो है हीट रिलीज होगा। कब? जब हम 1 मोल का कंबशन कराएंगे, ओके। जब 1 मोल का कंबशन कराएंगे तो इतना किलोजूल जो है हीट क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। एंड यही होगा हीट ऑफ कंबशन भी। क्यों? क्योंकि हीट ऑफ कंबशन मतलब 1 मोल का जब हम बर्निंग करेंगे या बर्न कराएंगे तब कितना हीट रिलीज होगा। सो दिस इज हीट ऑफ कंबशन। बट कौन सा हीट ऑफ कंबशन है ये? बॉम्ब कैलोरीमीटर किस पर काम करता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। सो दिस हीट ऑफ कंबशन इज नथिंग बट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। कितना वैल्यू होगा निकालते हैं, पहले देख लो कितना हुआ है। समझ में आया क्या? जानवी 15 माइनस 0.55 क्यों होना चाहिए? डेल्टा टी 15 डिग्री तो पहले से उसका टेम्परेचर था, एंड टेम्परेचर और बढ़ गया 0.55। तो फाइनल टेम्परेचर इज 15.55। लेकिन हमें फाइनल टेम्परेचर नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि कितना टेम्परेचर बढ़ा, हमें डेल्टा टी चाहिए। तो डेल्टा टी 0.5। ठीक है। तो हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमें मिल गया है।
कितना आया एक बार वैल्यू देखेंगे तो हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब डेल्टा यू आ गया है, कितना आया है 23.85 इंटू 0.55 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 122, कितना हुआ ये? तो ये आ गया 3200 किलो जूल। ओके, सो 3200 किलो जूल जो है वो आ गया हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? डेल्टा एच ना, तो वो कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। व्हाट इज डेल्टा एन जी? डेल्टा एन जी क्या है इसका यार? देखो ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये दोनों तो क्या है, लिक्विड है ना। तो डेल्टा एन जी क्या होगा इसका? 7 - 15/2 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो डेल्टा एन जी हो जाएगा इसका 7 - 15/2। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा यू दैट इज 3200 प्लस डेल्टा एन जी, तो 7 - 15/2, दिस इज डेल्टा एन जी। इसके अलावा आर इज 8.314 एंड टेम्परेचर इज कितना डिग्री टेम्परेचर है यार? 15 डिग्री। 15 डिग्री मतलब 285, सॉरी 288, यस 288। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा एन जी आर टी। अच्छा, ये वाला पार्ट किलो जूल में है, तो राइट हैंड साइड वाला मतलब डेल्टा एन जी आर टी वाला को भी हमें किलो जूल में लेना पड़ेगा, दैट्स वाई डिवाइड बाय 1000 कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एच, ये हम बोल सकते हैं हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो वैल्यू है कितनी हो जाती है? ये हो जाती है 3198.76 किलो। अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, एक मिस्टेक कर दी हमने। क्या मिस्टेक कर दी है? हमने साइन नहीं लिया यार, हीट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव ना। यस यस, तो विद साइन जब इसको लेंगे तो क्या आएगा, -3200 आएगा। ये तो जस्ट हमने देखा हीट ऑफ कंबशन क्या है। ठीक है, तो विद साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर साइन का प्रॉब्लम कर दिया तो एंड में जाके रॉन्ग हो जाएगा, लास्ट वाले स्टेप में रॉन्ग हो जाएगा अपना, है ना। तो कितना होगा ये? तो ये आएगा -3201.23 किलो। हीट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव, तो उसको नेगेटिव लेना। चले आगे, हो गया सबका?
हाँ वरुण, डेल्टा एन जी में हम गैस का ही लेते हैं ना, जी फॉर गैस। चले आगे। नाउ ओके, नाउ डेल्टा सॉरी ये हीट ऑफ कंबशन जो है, इसके थ्रू भी हम हीट कर सकते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यूजिंग हीट ऑफ कंबशन या डेल्टा एच कंबशन, याद है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है डेल्टा एच रिएक्शन, वो हमने बताया था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को यूज करके निकालते थे, याद आया? हमने बताया था समेशन वाला कॉन्सेप्ट, वैसे ही ये भी है। ओके, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या डेल्टा एच रिएक्शन, डेल्टा एच रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड delta H of reaction can be determined using enthalpy of combustion data। ठीक है, सो देखो उसके लिए क्या है, जैसे वहां पर था वैसा ही रहेगा। वहां पर क्या बताया था हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाले केस में? हमने बताया था समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बताया था ना। यहाँ पर उल्टा है, अगर हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन पता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, तो समेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब दिया होता था तो क्या होता था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता था ना। यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ओके,
हो गया सबका? तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद लेक्चर एंड कर देंगे। तो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव कहा। क्वेश्चन नंबर 41, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन मतलब C2H। इथाइलिन क्या होता है? C2H4। ठीक है, तो उसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब उसमें हाइड्रोजन ऐड करो। तो इथाइलिन जो है, या इथीन जो है, इथाइलिन मतलब इथीन, तो उसका जो हाइड्रोजनेशन होता है तो इथेन बन जाता है। ओके, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, निकालो। आया किसी का आंसर? चेक करके देख लो पीछे क्या आया आंसर, मैच कर रहा है या नहीं, देख लो। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होगा ये?
जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे अभी, ठीक है। सो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, प्लस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6, ये हो जाएगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का सम माइनस प्रोडक्ट। तो C2H4 का कितना दिया है, -1410.8। हाइड्रोजन का कितना दिया है, -285.9। इसके अलावा C2H6 का कितना दिया है, -1559.8। तो कितना आएगा ये, तो ये आ रहा है -136.9। ओके, तो ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, जो कि क्या है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओके, तो आज के लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे, होमवर्क नोट कर लो। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, फोर्टी सिक्स, 50, 57, 58, 67, ठीक है। देन सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव में 37, 37, 38 भी है, 39 भी है,
So 38, 39, then ट्रीटमेंट ऑफ, यहाँ ये भी कर सकते हो, 40 भी कर ही सकते हो, एंड 41 तो करा दिया हमने, 42, 42, 43, 44, yes 44 also, 45 वगैरह हमने लास्ट टाइम दिया है ना। फोर्टी सिक्स, 47, अच्छा 45 नहीं दिया लास्ट टाइम, ठीक है, तो फिर तो अब ऑलमोस्ट सारे ही आ गए, कुछ बचा थोड़ी है। तो ऐसा करते हैं 37 के बाद में जो भी क्वेश्चन बीच में बचे हैं उस हिसाब से ले लेते हैं। सो आफ्टर 37, 49, 37 to 49 जितने भी क्वेश्चन लास्ट टाइम में नहीं करवाए हैं वो सारे कर लो। ठीक है, 52 भी करना है। ओके, तो 55 लास्ट टाइम दे दिया था, हाँ, तो ये आज कम करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर एंड करते हैं।